ओशो का एक थॉट है जिसमें वो कहते हैं कि सोसाइटी डोंट वांट यू टू बी वाइस। और ये चूँकि एक स्पीच का पार्ट है तो उसमें शुरू की एक लाइन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो पूरे हमारे सामाजिक जीवन का सार बता देती है। क्या है लाइन? यही है कि नो बडी वॉन्ट्स यू टू बी वाइस। और इसको ऐसे भी हम कह देंगे कि सोसाइटी डोंट वांट यू टू बी वाइस। क्यों? अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मैं इंडिविजुअली, मेरा जन्म हुआ है, इंडिविजुअली मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, इंडिविजुअली ही मुझे सब कुछ करना है। तो क्या है सोसाइटी का रोल? क्या सोसाइटी का रोल भी है कुछ हमारे बनने में? कितना रोल है सोसाइटी का? कितना हमारा रोल है हमारे खुद के बनने में? कैसे सोसाइटी हमें एक्सप्लॉइट कर देती है? कैसे सोसाइटी हमारे विचारों को एक्सप्लॉइट करती है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अपने खुद से भी पूछने चाहिए और आपको जवाब मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जब ऐसे सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही इन्वेस्ट करी है इन क्वेश्चंस के आंसर में। जैसे कि फिलोसोफर्स, जैसे कि थिंकर्स, जैसे कि राइटर्स, बड़े राइटर्स, एल्बर्ट कामू, जॉन पॉल सार्त्रे और फ्रीडरिख विल्हेम नीत्शे, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, अनेक नाम है इसमें। इन सबका कहीं ना कहीं, और फ्रांज काफ्का सबसे प्राइम एग्जाम्पल। फ्रांज काफ्का, क्या हुआ फ्रांज काफ्का के साथ? फ्रांज काफ्का एक दिन उठे, उन्होंने फ्रांज काफ्का की क्योंकि वो अपनी नॉवेल्स को अपनी खुद की लाइफ से कनेक्ट करके बनाते थे, कि सबसे प्राइम एग्जाम्पल उनकी खुद की नॉवेल है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि ग्रेगोर सैम्सा एक दिन सुबह उठता है, वो पाता है कि वो एक कीकड़ा या वैसा कुछ बन चुका है, अजीब सा क्रिएचर टाइप वो बन चुका है। वो ऐसे बेड पे पड़ा हुआ है प्रॉपर, और उससे सब दूर भाग रहे। कोई नहीं चाहता है कि वो जो है उसके पास कोई जाए। क्यों? क्योंकि एक सडन चेंज आ गया। इसको अगर मेटाफोरिकली समझे, एक चेंज हुआ, उसके कारण सोसाइटी आपसे दूर भाग रही है, सोसाइटी के कुछ लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, सोसाइटी के कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये क्या है, इसका क्या, कैसे क्या इस बन गया है। तो आप समझ रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस इतनी सी पतली सी किताब है, उसमें पूरा समाज को उसने समझा दिया। वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल फिलॉसफी के क्षेत्र में। हमारे जितने भी रीसेंट दार्शनिक हुए हैं, चाहे अभी के समय के जो लिविंग है, आचार्य प्रशांत, चाहे आचार्य रजनीश, चाहे आचार्य जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनका कहीं ना कहीं कंडीशनिंग पे बड़ी बात है। आप समझिएगा, कंडीशनिंग। हम पैदा हुए हैं, हमें एक कंडीशनिंग मिलती है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं अपने समय पे कि टेररिज्म कितना पीक पे है। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म का जन्म होता है एक मॉरली टर्म्स में बोले तो एक बैड कंडीशनिंग से, कि आप ये करो तो आपको ये एज अ रिवॉर्ड मिल जाएगा। कंडीशनिंग, एक बिलीफ सिस्टम का बनना, एक बिलीफ आना कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो इसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड इतना मतलब उसको, जैसे कोई शायद हिटलर से कनेक्टेड कुछ था, कोई व्यक्ति था, उसने बोला था कि झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम भी ऐसे ही हैं। पहले थोड़ा बहुत शक भी होता था कि ईश्वर है कि नहीं है, और धीमे धीमे खोज बंद होने लगी, धीमे धीमे पता लगने लगा कि हाँ ईश्वर तो है ही, लेकिन पता नहीं चला है। लेकिन कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा कर दी गई उस चीज़ की कि अब आपको लगता है कि ईश्वर है। वो दूसरा टॉपिक है एकदम। मैं खाली यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंडीशनिंग सोसाइटी आपको कैसे देती है। आपके खुद के, जैसे हम कह देते हैं कि वी आर फ्री टू चूज, वी आर फ्री टू डू, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है फ्रीडम का। क्या हम कह देते हैं जब हम फ्री हैं तो क्या हम सच में फ्री हैं? हमारे विचार कहाँ से उठ रहे हैं? हम जो भी, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से उठ रही हैं चीज़ें? इसके प्रति क्या हम अवेयर हैं? सीधी सी बात कर रहा हूँ, एकदम स्मूथ बात। आप कह रहे हो कि मेरा ये मानना है कि
सोसाइटी को फला फला तरह से चलना चाहिए। कहाँ से उठ रही है ये बात? कहीं आपकी रूढ़िवादिता से तो नहीं उठ रही है, कहीं आपके ये सो कॉल्ड विद्वानों से तो नहीं उठ रही है, जिन्होंने खुद भी जीवन में कुछ नहीं सीखा, और जिन्होंने उनके जो ऊपर जो लोग थे, जैसे आप हो, आपने अपने पिता से सीखा, पिता ने अपने पिता से सीखा। ये एक हायरार्की जो है, उस हायरार्की की जो आइडियोलॉजी है, उस पे किसी पहले व्यक्ति ने काम करा होगा, लेकिन वो मान्यता बन गई। आप समझिए कैसे कंडीशनिंग और कैसे सोसाइटी बनती है, कैसे एक इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन खुद में तब होता है जब वो खुद चाहे। समझिएगा, अगर मैं देख रहा हूँ अपने समाज में कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है, मैं इस पर कोई चिंतन मनन ना करूँ, मैं बस इसको एज इट इज़ फॉलो करता रहूँ। मैं एकदम एज इट इज़ जैसा सब कुछ चल रहा है, जैसे सब कुछ जैसा हिसाब है, जैसा एक सिस्टम है, वैसा ही मैं काम करता रहूँ, मुझे कोई चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। तब अगला सवाल ये उठता है, क्या ये फ्रीडम की कैटेगरी में आ रहा है? क्योंकि फ्री तो हूँ ही, सबकॉन्शियसली चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीली तो कर रहा हूँ ना। मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि मैं फ्री हूँ, लेकिन क्या आप सही में फ्री हो? क्या आपने कभी चिंतन करा? और चिंतन करके जब आप उन लोगों से बात करते हो, तब आपको क्या लगता है? मैंने चीज़ें समझी जानी, मैंने अपने लोगों से बात करा, उनका कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है लड़का, कहीं ना कहीं तो ये एक रियल लिबर्टी की तरफ जा रहा है, ये समाज से हट रहा है। समाज से हटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। समाज से हटना यानी कि अब आप अगर उस समाज के हिस्सा नहीं हो, तो समाज आपको ना कुछ देगा और ना आपसे चाहेगा कि आप अगर उसको, जैसे फ़कीरों के बारे में कहा जाता है कि जो फ़कीर आदमी होता है, जैसे कबीर दास के संदर्भ के, अगर कबीर दास के कैटेगरी के जो फ़कीर होते हैं, कि वो आपसे आपकी गाली सुनेंगे, लेकिन आपसे चाहेंगे कि अपना जीवन तुम सुधार लो। असल में आदमी जब विद्वान होने की उसमें बढ़ता है, मतलब कॉन्शियसली नहीं सोचता दैट आई वांट टू बी इंटेलेक्चुअल, लेकिन जब वो समझ की ओर बढ़ता है, तब उसके अंदर करुणा भाव अपने आप ही आ जाता है। तो ये तो खैर दूसरी बात हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल के बनने की। इंडिविजुअल को हमेशा लगता है कि वो फ्री है, लेकिन वो कभी नहीं फ्री होता है। वो बस अपने सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है, अनटिल एंड अनलेस वो खुद से चिंतन करे, वो खुद से चीज़ों को समझे, वो खुद से। और खुद का मतलब ये नहीं कि वो अपने अंदर तलाश रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये तो मेटाफिजिक्स की कैटेगरी की बातें हैं कि मैंने अपने आप अंदर को देखा, अपने अंदर को देखा, तो मैं जान गया कि ये मेरा ट्रू फॉर्म है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं कह रहा खुद को जानना, आपके दिमाग में अगर ये मैंने आज लाइन बोली, खुद को जानना, तो ये कहीं ना कहीं 3500 साल 3000 साल पहले किसी ऋषि या किसी बुद्धिस्ट मॉन्क ने सोचा होगा कि हूँ एम आई। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इसकी शुरुआत तो मुझे लगता है कि उनसे होनी चाहिए ना। मेरे पास समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ एम आई, तो दूसरों ने क्या कहा है, जो असल में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इन्वेस्ट करी, उन्होंने इस चीज़ पे क्या कहा है, उन्होंने इस चीज़ को कैसे समझा है, कैसे उन्होंने इस चीज़ को देखा है। इस चीज़ को जब हम समझेंगे, तब जाके हम एक अपने जो कहते हैं ना कि ट्रू फॉर्म, सो कॉल्ड ट्रू फॉर्म, उसको हम जान पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग सो कॉल्ड, तो हमारी एक इमेज बन रखी है कि इनलाइटेंड आदमी ऐसा होता है कि वो थोड़ा जादूगर टाइप का हो जाता है, या उसको कुछ ऐसा पता चल जाता है जो कि बहुत मिस्टीरियस है। तभी मैं कह रहा हूँ सो कॉल्ड, क्योंकि मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या कहा है जब वो कहते हैं ट्रू फॉर्म। ट्रू फॉर्म का होता है कि जो चेतन है, चेतन यानी कि जो मनुष्य जो चेतन है, वो अपने चेतन भाव को जागृत होके देखे और समझे कि भले ही मैं चेतन हूँ, लेकिन मुझसे प्रकृति अलग नहीं है, कोई अलगाव नहीं है मेरे और प्रकृति के बीच में। वो एकत्व प्रकृति और चेतन के बीच में, जड़ और चेतन के बीच में जब वो पता चलता है, जब वो बोध होता है, उसी को कह देते हैं कि अब आप नॉन डुअलिस्टिक स्टेट में आ गए हो। जब प्रकृति और चेतन के बीच में कोई डुअलिटी नहीं हो जाती है। जब हम उपनिषदों को और प्रगाढ़ उससे पढ़ते हैं, और मतलब प्रगाढ़ तो नहीं शब्द अच्छा रहेगा, जब हम और डेप्थ में जाते हैं उपनिषदों की, तो हम ये पाते हैं कि उपनिषद एट द एंड ये कह देते हैं कि प्रकृति और ब्रह्म एक ही है, ये कोई दो अलग सत्ताएं नहीं है। पहले बात, सत्ता ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जब हम कह रहे हैं ब्रह्म, तो हम कह रहे हैं प्रकृति,
इन दो चीज़ों में कोई अलगाव नहीं है। चेतन हमेशा ये समझता है, चैतन्य जो होता है वो हमेशा ये समझता है कि मैं हूँ और सामने अलग कुछ है। मैं, जैसे कृष्णमूर्ति को अगर आपने पढ़ा होगा, कृष्णमूर्ति साहब को अगर आपने पढ़ा होगा, तो क्या कहते हैं वो, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसका क्या मतलब है? जो चेतन है और जो प्रकृति को वो देख रहा है, उसके बीच में कोई डुअलिटी नहीं है। चूंकि वो डुअलिटी फील करता है क्योंकि वो अपनी चेतना के निचले स्तर पे बैठा हुआ है। अब निचला स्तर, ये सब बातें आगे होनी है, बिल्कुल होगी। मेरा काम ही यही है कि मैं अगले ये पूरा चैनल पे यही समर्पित करूं कि हम असल में अपने आप को समझें, असल में हम अपने समाज को समझें, असल में हम अपने समाज की जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको समझें। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनका मेन काम ही ये हुआ है कि आपको लिबर्टी की तरफ ले जाए। लेकिन सोसाइटी नहीं चाहेगी कभी आपको कि आप लिबरल हो जाओ, क्योंकि वो चाहते ही हैं ये कि उनके अकॉर्डिंगली वो जो कर रहे हैं वो सही है। और आप समझिए, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे आपको सोसाइटी एक्सप्लॉइट करती है और क्यों करती है। क्यों का जवाब ये है, मैं हूँ 50 साल का आदमी, मैंने 50 साल अपने जीवन में जो है बहुत चीज़ें करी, बहुत अनुभव लिए। अब मुझसे कोई 16, 17, 18 साल का लड़का आता है, वो कहता है कि तुम कैसा जीवन जियो, जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं है, असल जीवन ऐसे ऐसे जिया जाता है। क्या वो लड़का या कोई वो 50-60 साल का आदमी वो समझ पाएगा? वो समझेगा तो क्या उसको एक पेसिमिस्टिक स्टेट में नहीं चला जाएगा कि वो ना जाए? तो इसलिए उसको और अपने आप को सही साबित करना होता है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, मेरा 50 साल का अनुभव गलत नहीं हो सकता है। चूंकि क्यों नहीं गलत हो सकता है? क्योंकि ये मैंने अनुभव करा है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 50-60 साल का आदमी आपकी बात इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि उसका अहंकार टूट जाएगा, उसका जो अनुभव उसने लिया है उसको वो लगता है कि वो एकदम सत्य है, वो एकदम सत्य अनुभव है। तो वो भावना टूट जाए, इसके कारण वो आपकी बात नहीं समझेगा, भले ही आप चाहे जितनी अच्छी बात कर रहे हो। एक जड़ता उसके अंदर उसके विचारों में आ जाती है, वो सुनना ही नहीं चाहता, वो समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि पहली बात तो उसकी शुरुआत ही ऐसे नहीं हुई, उसकी शुरुआत हुई है मान्यताओं से। तो मान्यताओं से समझ की तरफ ले जाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, और कम मान्यताएं हो तो मान्यताओं को तोड़ना भी बहुत आसान होता है। जब 50 साल की मान्यताएं एकदम जड़ में आ जाएं तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगी, वो आपको उल्टा चाहेगी कि आप उनके हिसाब से चलो। इस तरह सोसाइटी आपको एक्सप्लॉइट करती है, इस तरह आपको सोसाइटी अपनी तरह से चलने के लिए मना करती है कि तुम अपनी तरह से नहीं चल सकते, तुम हमारी तरह से चलोगे। क्यों? हमारे पूर्वज ये करते आ रहे थे, उनके पूर्वज ये कर रहे थे, हम भी ये कर रहे हैं। और मेन बात तो ये है कि मैं भी बचपन से यही कर रहा हूँ, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? और मैं गलत हो गया तो मेरा जीवन भी तो व्यर्थ गया। तो ये भाव उनको कहीं ना कहीं रोकता है, ये चिंतन उनको कहीं ना कहीं सताता है कि अगर मैं ये मान लूँ कि मैं गलत हूँ तो मेरा 50 साल 60 साल का जीवन पूरा व्यर्थ गया है, पूरी मेरी मान्यताएं क्या खारिज हो गई हैं सब, कि ये ऐसी ही थी। तो इस चीज़ को हम समझें, इस चीज़ को जानें, इस चीज़ से डील एक तरह से कर सकते हैं कि आप और चिंतन करें, आप और मनन करें, आप किसी को समझाने की कोशिश ना करिए। अगर आप अपनी जनरेशन वालों को बदल देते, अगर आप अपनी ही जनरेशन वालों को ये पावर दे देते, ताकत दे देते सोचने समझने की, तो वो आगे चल के एक नई जनरेशन अच्छी बनाएंगे। तो शायद हमारी धरती भी बच सकती है, हमारे लोग भी बच सकते हैं, हमारा समाज भी एक अच्छे भविष्य की तरफ जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। आप आज के व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करिए, आप 50, 60, 70 साल के व्यक्तियों को बदलने की कोशिश मत करिए। आप अपनी जनरेशन वालों को बदलिए, आप अपनी एज ग्रुप के लोगों को बदलिए। 25 साल, 30 साल, 35 साल तक के व्यक्ति को बदला जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हुई हो समझ से, एक अंडरस्टैंडिंग से, एक कहा जाए कि चीज़ों पर विचार करने से। तब जाके कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप उसको समझा सकते हो, बदल सकते हो। लेकिन उससे सबसे बेटर काम यही रहेगा कि आप अपने एज वालों को समझाएं जिनकी थोड़ी सी समझ है, क्योंकि अभी भी वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो जड़ हो गए उनके विचार, उस दिन आप उनको नहीं बदल पाएंगे। हम एक और जनरेशन को खो देंगे। एक अच्छी समझ से एक नया भारत बनने की अगर उम्मीद हम रखते हैं तो हम इसी जनरेशन से, मेरी एज ग्रुप से लेके 30-35 साल की एज ग्रुप वालों तक की, हाँ, और मुझसे भी पीछे जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, वही एक नया भारत बना सकते हैं। उनको बदलना बहुत आवश्यक है। हमारे ऊपर जो चले गए 35 के ऊपर, उनको बदलने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आप उनको बदलने की कोशिश करिए अगर आप चाह रहे हो कि एक अच्छा समाज का निर्माण हो। एक जो मान्यताओं का, ये जो बहुत बड़ा अंधविश्वासों का जो हम
बोझ लेके अपने पीठ पे चल रहे हैं, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो हटे, तो हमें विचार करने की, हमें एक अच्छे चिंतन मनन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम गुजरेंगे, जो कि हम अपने लोगों से भी कहेंगे कि वो भी गुजरें। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि सोसाइटी आपको कैसे एक्सप्लॉइट करती है। इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं हमने समझा, फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं हमने समझने की कोशिश करी। अभी हम सब ब्रॉड समझ रहे हैं, अभी हम सब चीज़ें ब्रॉडली समझ रहे हैं। इस पर धीमे धीमे बात होगी, धीमे धीमे हम फिलोसफर्स के ऊपर भी आएंगे। लेकिन अभी हमें अपने जीवन को भी समझना ज़रूरी है, हमें अपने जीवन की भी दिक्कतों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे क्या कर रहे हैं, उस पर भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा सबसे ज़रूरी है कि हम अपने अंदर एक एबिलिटी को बिल्ड करें, वो है सोचने समझने की। और अगर हमारी कोई मान्यता टूट रही है उस सोचने समझने में, जैसे कहा नहीं जाता कि गुरु तोड़ता है, गुरु तोड़ता है। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई थ्योरी है, चाहे वो कोई आइडियोलॉजी हो, वो तोड़ेगी आपको, तो टूट जाइए, अपनी मान्यताओं को खारिज करिए। वो आपके अहंकार से निकली हुई चीज़ें हैं, वो आपकी नहीं है। जो कह रहे हो आपकी हैं, वो आपके विचार हैं ही नहीं, वो समाज के विचार हैं, वो आपकी संगत के विचार हैं। तो इस चीज़ को समझिए, जानिए, बातचीत करिए, अच्छे लोगों को समझिए, अच्छे लोगों को जानिए। कुछ फिलोसोफर्स को रिकमेंड करूँगा जिनके लेक्चर्स भी पढ़े हैं। वहीं हमारे 3 गॉड्स मॉडर्न फिलोसफी के, आचार्य रजनीश, आचार्य प्रशांत, आचार्य जिद्दू कृष्णमूर्ति। इन तीनों को सुनिए, इन तीनों को समझिए, और बहुत समझिए। मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर टाइम अगर आपके पास 2-3 घंटे हो तो इनकी समझ में, इनको जानने में लगाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।